अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखने लगे हैं गीगर मूलर काउंटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप 3 स्टार लगा लें। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन में कहेंगे इट इज़ अ वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर। ये बेसिकली रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें भी आयोनाइजेशन होती है और आयोनाइजेशन से हम आगे रेडिएशन डिटेक्टर से रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं, ये मैंने डायग्राम इसकी ड्रा की हुई है। 400 वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इसको। और ये जो इसकी बाउंड्री है ये कैथोड कहलाती है, इधर मैंने सी लिखा हुआ, और सेंटर पे एनोड है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसके अंदर 2 गैसेस फिल करते हैं। जो मेन गैस है उसको इनर्ट गैस कहेंगे, नियोन गैस फिल करते हैं। अगर डायग्राम बुक में देखेंगे तो आर्गोन भी शो किया होगा। वर्किंग में आप देखेंगे तो इसमें वर्किंग में लिखा होगा कि नियोन गैस हमने इसके अंदर फिल की हुई है। अब ये जो नियोन गैस फिल की हुई है इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब होगा क्या, अभी तक देखें मैं कहता हूँ नियोन गैस फिल की हुई है तो इसके अंदर क्या होगा, नियोन गैस आयोनाइज हो जाएगी। नियोन गैस आयोनाइज होने का मतलब क्या होगा कि इसके आइंस बन जाएंगे। आइंस बनेंगे और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। यानी मैं यूँ कहता हूँ नियोन गैस है हमारे पास, इसकी आयोनाइजेशन हुई तो आयोनाइजेशन होने का मतलब है इसके क्या बनेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आइंस बन जाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। और एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक आइंस नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगी, मतलब आबशार होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो ये किस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इधर मैं नेगेटिव का सिंबल लगा रहा हूँ। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएंगे एनोड की तरफ और ये पल्स की फॉर्म में आएंगे, एक जुर्मट की फॉर्म में आएंगे। इधर जब फ्लो करते हुए आएंगे इसकी तरफ तो एक करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट एक्सटर्नल इधर मीटर लगा होगा, करंट नोट हो जाएगा, करंट से पता चल जाएगा अगर करंट ग्रेटर है तो इसका मतलब है इधर जो रेडिएशन एंटर हुई है उसकी वजह से आयोनाइजेशन ज़्यादा हुई है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो करंट ग्रेटर आएगा, मतलब इस रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब देखें इधर हुआ क्या, पल्स आ गई, इलेक्ट्रॉन फ्लो किए इधर नोड की तरफ तो करंट आ गया, डिटेक्ट होगी। लेकिन दूसरी इस इलेक्ट्रॉन जब नोड की तरफ आते हैं तो 10⁻⁻⁶ टाइम लगता है, ये कम टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये जो पॉजिटिव आइंस बनते हैं नियोन के, ये क्या करते हैं, ये हैवी मैसिव होते हैं, आइंस हैवी होते हैं। ये किसकी तरफ चलते हैं, कैथोड पे। जब कैथोड से कोलाइड करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन मिट होता है ना, इस इलेक्ट्रॉन का नाम रखते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। मैंने SE से लिख दिया। अब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ शामिल हो जाते हैं तो ये स्पूरियस रीडिंग है, मतलब फॉल्स रीडिंग है। हम चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है ये इसमें शामिल ना हो, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से मिट हो रहा है पॉजिटिव आइंस के कुलियन से, ये रेडिएशन की वजह से नहीं है। ठीक है, तो ये एंटर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए फिर क्वेंचिंग गैस ऐड करते हैं। अब क्वेंचिंग गैस कौन सी ऐड करेंगे, ब्रोमीन गैस ऐड करेंगे ताकि यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ना आए। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ना आने की रीज़न क्या होगी, कैसे होगा कि ना आए, हमने ब्रोमीन गैस फिल की और जो ब्रोमीन गैस का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो नियोन गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से लेस होगा। ये नियोन गैस का पोटेंशियल है, ये आयंस नियोन गैस का है, और ये बोरोन गैस है। बोरोन गैस फिल की तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेस है बोरोन का, मतलब पहले आयोनाइज हो जाएगी नियोन से। तो ये पहले बोरोन आयोनाइज होके क्या हो जाएगी नियोन, लेट ये नियोन का बोरोन का जो मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज हो गया और पॉजिटिव आइंस बन के बोरोन का ये पहले ही कैथोड के पास पहुंच गया, क्योंकि बोरोन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेस है। और क्या करेगा ये बोरोन, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आ जाएगा। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आएगा तो और साथ ही क्या हो रहा होगा, ये नियोन का की भी आयोनाइजेशन हो गया। अब नियोन का जो आइंस है वो भी किस तरफ आ रहा है, कैथोड की तरफ आ रहा है। कैथोड पे नेगेटिव तो इस तरफ आ रहा है। जब इस तरफ आ रहा होगा तो रास्ते में क्या है, बोरोन मॉलिक्यूल आ गया। ये नियोन का जो आइंस है बोरोन से कोलाइड करेगा तो बोरोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट के एटम में आ जाएंगे। तो अब इधर ये जो नियोन का आयन है ये बहुत सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर चुका है इस बोरोन के एटम को डिसोसिएट करने में, एटम में कन्वर्ट करने में अपनी एनर्जी लॉस कर चुका है। अब नियोन आयंस की एनर्जी कम हो गई है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो अब ये नियोन एटम जब कैथोड पे कोलाइड करेगा तो अब ये इस कैंडी इलेक्ट्रोमिट नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होगी। अब नियोन एटम इधर क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें नियोन्स ये सेल्फ क्वेंचिंग हो गई। सेल्फ क्वेंचिंग मीन यहाँ पे गैस, ये जो बोरोन गैस फिल की इसने इलेक्ट्रॉन को मिट नहीं होने दिया। क्यों नहीं मिट होने दिया, क्योंकि बोरोन ने इस नियोन गैस को क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस कर दी
और ये बोरॉन खुद किस में कन्वर्ट हो गया, बोरॉन एटम से, मॉलिक्यूल से एटम में चला जाता है। अब देखें ये तो हो गया बात हमने कर ली कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, लेकिन इधर डेड टाइम होता है। डेड टाइम क्या होता है, ये जो नियोन के आइंस हैं ये कैथोड तक जाते हुए 10⁻⁻⁴ सेकेंड टाइम लेते हैं। ये ज़्यादा टाइम है इसलिए इसका नाम डेड टाइम रख दिया। लेकिन यहाँ पे नियोन एटम, नियोन के जो आइंस हैं वो जब मूव कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ तो कितना टाइम ले रहे हैं, 10⁻⁻⁴, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते हैं एनोड की तरफ तो कितना टाइम ले रहे हैं, 10⁻⁻�6। तो इलेक्ट्रॉन का टाइम तो बहुत कम है, लेकिन नियोन का जो आइंस है ऊपर चलते हैं वो ज़्यादा टाइम है, 10⁻⁴। तो ये ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए इसको डेड टाइम कह देते हैं। इसलिए ये जो हम डिवाइस पढ़ रहे हैं गीगर मूलर ट्यूब या गीगर मूलर काउंटर, ये एफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। एक पल्स आई तो एक पल्स को आने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करके करंट आ गया, डिटेक्ट होगी, लेकिन अगली पल्स आएगी, अगली पल्स तब तक नहीं आएगी जब तक ये डेड टाइम कंप्लीट ना हो जाए। इतना टाइम हमें वेट करना पड़ता है। ये तो हमने सेल्फ क्वेंचिंग देख ली। अब हम इलेक्ट्रिक क्वेंचिंग को देखते हैं। तो इसमें दूसरी टाइप इलेक्ट्रिक क्वेंचिंग भी होती है। अब इलेक्ट्रिक क्वेंचिंग किसको कहते हैं, यहाँ पे हम एनोड पे पहले पॉजिटिव चार्ज है, अब एनोड पे कौन सा ले आएंगे, नेगेटिव चार्ज ले आएंगे, और कैथोड पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या इससे कि ये जो जितने भी पॉजिटिव आइंस बने होंगे वो सारे के सारे क्विकली किधर आ जाएंगे, नेगेटिव नोड की तरफ आएंगे, और सारे नेगेटिव नोड की तरफ आएंगे तो उसी वक्त ये बीच में आइंस सारे रिमूव हो जाएंगे। यानी ये हमने इसको क्या कर दिया, क्वेंच कर दिया। मतलब जिसने 10⁻⁴ टाइम लेना था वो उसी वक्त हाई पोटेंशियल की वजह से, नेगेटिव वजह से क्विकली ये इसकी पॉजिटिव आइंस कैथोड की तरफ आएंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया। आपने इसकी डेफिनेशन, इसकी ये कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, और ये एंड पे ये सेल्फ क्वेंचिंग है, और इसके फिर एंड पे यूजेस दिए हुए हैं। यूजेस ये है कि ये रेडिएशन की रेंज फाइंड करता है। अब रेडिएशन की रेंज कैसे फाइंड करता है, मैं कहता हूँ ये रेडिएशन यहाँ पे आ रही है, इस रेडिएशन और इस ट्यूब के दरमियान हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, वायर रख लेते हैं, वायर रखते हैं और वेरिएबल थिकनेस। मैं कहता हूँ पहले ये वायर रखी, फिर दूसरी वायर रखी जिसकी थिकनेस से ज़्यादा है। अब पहले वायर ये कम थिकनेस की रखी तो इधर इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो चेंज होगा, फिर थिकनेस ज़्यादा बढ़ा दी, करंट फिर और चेंज हो जाएगा। अब करंट चेंज होने से हमें पता चलेगा कि ये कितनी रेंज रेडिएशन कितनी इसमें से पेनिट्रेट करके इधर आती है। अगर मैं कहता हूँ इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो रेडिएशन इसमें से पास करके इधर आएगी नहीं, तो करंट ज़ीरो होगा, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ही वो पेनिट्रेट नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ पे आएगी तो करंट आएगा, रेडिएशन। अब मैं कहता हूँ थिकनेस वेरी स्मॉल है तो मैक्सिमम रेडिएशन पास कर जाएगी इसमें से और इधर आ जाएगी, इधर आएगी, आयोनाइजेशन होगा, करंट आएगा, करंट आएगा मतलब पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगी, मतलब हम कहेंगे इतनी पेनिट्रेट कर गई है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, इसको आप देख लें अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे बच्चों, नेक्स्ट हम न्यूक्लियर रिएक्शन देखने लगे हैं। और एक न्यूक्लियर रिएक्शन तो हमने रेडियो एक्टिविटी में भी देखा था कि रेडॉन से अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए, हीलियम को हम अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि हीलियम में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 होते हैं, तो अल्फ़ा में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियाई, तो ये हीलियम को हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये अल्फ़ा है। जब रेडॉन से हीलियम निकलेगी तो रेडॉन का न्यूक्लियर रेडियम का न्यूक्लियस रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये जनरल एग्जाम्पल। अब ये तो हो गया एक रेडियो एक्टिविटी में देखिए। अब नेक्स्ट आप देखने लगे हैं कि ये कोई भी न्यूक्लियस है, इसके साथ ये स्मॉल एक्स पार्टिकल है बम्बार्ड करेगा तो ये एक्स न्यूक्लियस वाई न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, साथ एक और पार्टिकल मिट हो रहा है। अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, नाइट्रोजन न्यूक्लियस है सपोज, और इसके साथ हीलियम पार्टिकल, इस पे हीलियम मीन अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करेगा न्यूक्लियस नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे, तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ एक प्रोटॉन पार्टिकल मिट होगा। ये ऊपर जनरल था, ये एग्जांपल देख ली। अब इसका रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है, ये जो पर्टिकुलरली हम कर रहे हैं। इधर क्या किया था, अल्फा नाइट्रोजन पे फॉल किया था तो ये आया। अब इसको रिवर्स करें, अब क्या होगा, प्रोटॉन, ये H11 को प्रोटॉन भी कहते हैं, ये प्रोटॉन को अब ऑक्सीजन के 17 आइसोटोप पे फॉल करें। अगर प्रोटॉन ये ऑक्सीजन पे फॉल करेगा तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ यहाँ पे हीलियम का पार्टिकल आ जाएगा। अब इधर बच्चों मास नंबर, चार्ज नंबर सेम रहना चाहिए। अब इधर देखें 17 और 1 मास नंबर है, 17 + 1 18 आ गया, और चार्ज नंबर क्या है, इधर ये डिनोमिनेटर में चार्ज नंबर कहते हैं या एटॉमिक नंबर भी आप कहते हैं केमिस्ट्री में। 8 + 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं, 14 + 4 ये 18 आ जाएगा, इधर भी 18 इधर भी 18। अब चार्ज नंबर देखते हैं, 7 + 2 9 आ गया, तो चार्ज नंबर 9 इधर भी 9, मास नंबर इधर
18 तो मास नंबर इधर भी 18 तो सेम आ रहा है। एक और रिएक्शन दिया हुआ हमारी बुक में क्या है, बेरिलियम पे अगर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया जाए तो बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट होती है, साथ एक न्यूट्रॉन एमिट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आपको इक्वेशन बताइए, इसका एक्सपेरिमेंट ये बुक में आपकी डायग्राम भी बनी हुई है। पोलोनियम सोर्स, पोलोनियम से अल्फा निकलेगी, पोलोनियम इज़ अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा निकलेगी, ये आगे ब्रिलियम पे फॉल करेगी, यही है अल्फा पार्टिकल ब्रिलियम पे फॉल करेगी, यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेगा जो इधर शो किया था, न्यूट्रॉन आगे ये पैराफिन पेपर पे फॉल करेगी, पैराफिन पेपर पे जब फॉल करेगी न्यूट्रॉन यहाँ से प्रोटॉन को अमिट कर देगा। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन का अमिट होना के ये बताता है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ये जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, जो कि ये एक्सपेरिमेंट है, प्रोटॉन मिट हुआ था, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन मिट हो रहा है। उसके बाद आ जाए, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हमने शुरू में देखा ना, ये मैंने दोबारा लिखा है इसको। अब इसमें देखते हैं एनर्जी कितनी चाहिए रिएक्शन शुरू करवाने के लिए, कितनी एनर्जी से अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन पे नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करेगा तो ये रिएक्शन होगा। तो इसके लिए हमें एक बात पता है कि ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ये वाले, इनका मास रिएक्टेंट के मास से ग्रेटर होता है। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मास ग्रेटर है, कितना ज़्यादा है? अब देखें यहाँ पे ना, आप प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का मास लिखें। अब रिएक्टेंट ये वाले हैं, इन नाइट्रोजन हीलियम का मास आप लिख लेंगे, नाइट्रोजन का ये लिखा हुआ है एन ये, और हीलियम का ये लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में टेबल दिए हुए हैं, वहाँ से लिए हुए हैं। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये रिएक्टेंट का आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ये आ रहे हैं, प्रोडक्ट का भी ये लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन का है और यहाँ पे ये H11 का है, इन दोनों को ऐड करें तो ये प्रोडक्ट का आ जाएगा। प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है, और ये U यूनिट है, यूनिफाइड मास स्केल, जो कि आपको बताया था यूनिफाइड मास स्केल इतनी एनर्जी के इक्वल होता है। अब U आ रहा है, U में है ना यूनिफाइड मास स्केल, केमिस्ट्री में आप इसको एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, तो इधर हम फिजिक्स में यूनिफाइड मास स्केल कह रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट का ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम है, इन दोनों को माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा। कितना आ रहा है माइनस करने से, 0.0012 U यूनिट है, यूनिफाइड मास स्केल। अब इसमें कितनी एनर्जी होगी आपको पता है, 1 U जो इसके साथ आ रहा है, 1 U की इतनी वैल्यू होती है, लास्ट टाइम भी बताया था। अब क्या करेंगे, इधर ये U की वैल्यू इधर पुट कर दें, ये जो आ रही है ना ये 0.0012 U, इसमें U की वैल्यू लगाई, इधर U की वैल्यू पुट की 931 मेगा, मल्टीप्लाई किया तो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यानी अब ये पता चला कि ये अल्फा पार्टिकल की कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो फिर अल्फा पार्टिकल इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ नाइट्रोजन से कोलाइड करेगा तो फिर ये रिएक्शन होगा। तो वो जो ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें रिएक्शंस हैं, और ये आपने इसी तरह प्रिपेयर करने हैं, एमसीक्यू शॉर्टकट में आ सकते हैं, इस पर आप 2 स्टार लगा लें, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 करने लगे हैं। तो इसमें देखें, कहता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो स्क्रीन पे कैसा इमेज बनेगा। और ये डबल स्लिट है, डबल स्लिट, ये फर्स्ट स्लिट है और ये सेकंड स्लिट है, होल आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह, आपको पता है डी ब्रोगली ने कहा था कि पार्टिकल मैटर बिहेव भी करता है और वेव बिहेव भी करता है। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा कि ये अगर पार्टिकल बिहेव करता है तो स्क्रीन पे इमेज क्या बनेगा अगर इलेक्ट्रॉन स्लिट में से पास करता है, इन दोनों स्लिट में से पास करता है। तो देखें, इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल की तरह है तो ये क्रिकेट बॉल की तरह एग्जैक्ट स्टेट इस स्लिट में से पास करके स्क्रीन पे फॉल करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन भी इस स्लिट में से पास करेगा और सीधा इधर फॉल करेगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे एज इट इज़ स्लिट का इमेज बन जाएगा, क्योंकि ये सीधा इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा और ये इस तरह का इमेज इधर बन गया, एग्जैक्ट इसी स्लिट का भी इमेज इधर बन गया। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन पॉइंट ऑफ स्क्रीन विच आर इन फ्रंट ऑफ डबल स्लिट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्क्रीन पे फॉल करता है जो स्लिट के सामने पॉइंट्स आ रहे हैं स्क्रीन के, और जब पढ़ता है तो क्या होता है, एग्जैक्ट इमेज ऑफ स्लिट्स इज फॉर्म्ड। ये आपकी इन्फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है, ये आपको क्लास में भी बताया था जब क्वेश्चन टॉपिक पढ़े थे। खैर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे डी ब्रोगली के, तो साइड पे इन्फॉर्मेशन में दिया होगा ए बी पार्ट, जिसमें पार्टिकल का ये आंसर भी बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ सेम हो तो बताएं किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये हमने डी ब्रोगली का फॉर्मूला लिखा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, एच प्लांक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल प्रोटॉन, वी स्पीड है इसकी। तो यहाँ पे ऐसा करें, यहाँ पे वी को और लैम्डा को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो वी इधर आ जाएगा और लैम्डा इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इधर देखें एच और लैम्डा तो कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा भी कांस्टेंट है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, तो ये वी मास के इन्वर्स हो जाएगा। और अब देखें किसकी स्पीड ग्रेटर आएगी, तो ग्रेटर तो स्पीड उसकी आएगी जिसका मास लेस होगा, उसकी स्पीड ग्रेटर आएगी, क्योंकि मास और स्पीड इन्वर्स है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की मास से लेस होता है, तो मास लेस होगा इलेक्ट्रॉन का, तो स्पीड इलेक्ट्रॉन की ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ 23 मैं 24 के बाद समझाता हूँ, पहले 24 देख लेते हैं। कहता है कि अल्फा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी सेम है, इन चारों पार्टिकल की एनर्जी सेम है, विच हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ, किसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी। तो ये हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये फार्मूला पढ़ा था, इसको डायरेक्ट मैंने लिखा H/√2m EV। ये जो EV है ना, V फॉर वोल्टेज है, EV ये एनर्जी का यूनिट होता है, जिसको हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा था, इधर मैंने E लिख दिया एनर्जी। तो इधर ऐसा करता हूँ, ये EV की जगह पे क्या आ जाएगा, इधर एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें H और ये E और 2 ये तो कांस्टेंट है, तो ये जो लैम्डा है ये √m के इन्वर्स हो जाएगा। अब देखें हमने शॉर्टर वेवलेंथ बतानी है, तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्टर आएगी, क्योंकि वेवलेंथ और मैस इन्वर्स आ रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा मैस होता है, अगर अल्फा पार्टिकल का मैस ग्रेटर है तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ शॉर्टर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 देखने लगे हैं, और इस क्वेश्चन में कहता है कि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्रिकेट बॉल के लिए। क्रिकेट बॉल चूँकि मैस ज़्यादा होता है, अगर उसको थ्रो करें तो वो एज अ वेव बिहेव करता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्यों। तो ये हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। और यहाँ पे देखें वेवलेंथ और मैस इन्वर्स हैं, तो क्रिकेट बॉल जो मैच होता है, क्रिकेट बॉल का मैस ग्रेटर होता है, तो वेवलेंथ स्मॉल आएगी, इतनी स्मॉल आएगी कि इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि लाइट कब वेव बिहेव करती है और कब पार्टिकल बिहेव करती है। तो हम इसका आंसर बताएंगे दो तरह से, एक एनर्जी के लिहाज से और एक एक्सपेरिमेंट के लिहाज से। पहले देख लेते हैं वेव बिहेव कैसे करती है, कब करती है। अगर लाइट की एनर्जी 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी वेरी स्मॉल है, तो ये वेव बिहेव करेगी। और किन एक्सपेरिमेंट में ये वेव बिहेव करती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये फर्स्ट में आपने पढ़ी हुई, इनमें लाइट वेव बिहेव करती है। और पार्टिकल कब बिहेव करेगी, लाइट बिहेव एज पार्टिकल। तो पार्टिकल लाइट कब बिहेव करेगी, तो इसके लिए देखें, अगर लाइट की एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, मेगा कहते हैं 10⁻6 यानी वेरी हाई एनर्जी हो, तो ये पार्टिकल बिहेव करेगी। और किस एक्सपेरिमेंट में करती है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्प्टर इफेक्ट में हमने पढ़ा था, ये लाइट पार्टिकल बिहेव करेगी, यानी जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के क्या एडवांटेजेस हैं, किससे ज़्यादा एडवांटेज है, ऑप्टिकल से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी रेजोल्यूशन 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, और ये 3D इमेज दिखा सकती है। और ये इससे जो इमेज देखते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं, कितने स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, 0.5 नैनोमीटर टू 0.1 नैनोमीटर तक हम देख सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 के।